हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ये एमसीक्यूज़ आने वाले एचएस प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपके लिए एक्सप्लेनेशन इन एमसीक्यूज़ की इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है जी, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। With reference to August offer of 1940 proposed by the British government, consider the following statements। आपसे अगस्त ऑफर 1940 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इन दो दी हुई स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपके पास पहली स्टेटमेंट है द कांग्रेस एक्सेप्टेड द अगस्त ऑफर एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉर द फर्स्ट टाइम द इनहेरेंट राइट्स ऑफ Indians to frame their constitution was recognized by the British government। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट को आप तभी सभी सही या गलत बता सकते हो जब आपको पता होगा कि अगस्त ऑफर था क्या। तो आपको आंसर बताने से पहले मैं आपको अगस्त ऑफर के बारे में बताती हूँ। तो अगस्त ऑफर कब आया था आपका? 1940 में आपके पास अगस्त ऑफर आता है। ठीक है, और क्यों आया था, रीज़न क्या था इसका? क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है वो सेकंड, इसका रीज़न था इसके पीछे। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है उसमें इंडियंस की सपोर्ट को डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप से ही, विदाउट आस्किंग द इंडियंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर कुछ डिमांड्स रखी थी कि हमें सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दीजिए और हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए आफ्टर वॉर, तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उन्होंने इंडियंस की डिमांड्स को माना नहीं था और उसके बदले में उन्होंने क्या लेकर आए, वो लेकर आ गए अगस्त ऑफर। ठीक है, अब अगस्त ऑफर क्यों आया था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश को क्या चाहिए था? इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, इसके मेन प्रपोजल्स क्या थे अगस्त ऑफर के? एक था कि हम क्या देंगे आपको, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, इंडियंस क्या मांग रहे हैं? इंडियंस मांग रहे हैं इंडिपेंडेंस। इंडियंस मांग रहे हैं इंडिपेंडेंस और दे क्या रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट? डोमिनियन स्टेटस। तो एक तो कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, दूसरा हम आपको देंगे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ठीक है, आपको क्या दे देंगे? कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली देंगे वॉर के बाद में। ठीक है, तो एक तो डोमिनियन स्टेटस की बोला, इसका ऑफर आया, दूसरा आया कि कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली देंगे और तीसरा आया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाएगा माइनॉरिटीज़ को कंसीडर किए बिना। ठीक है, तो ये माइनॉरिटीज़ का इशू। तो तीन प्रपोजल जो है वो अगस्त ऑफर में आपके पास आए थे। पहला क्या आया था? डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली आफ्टर वॉर एंड माइनॉरिटीज़ को कंसीडर किए बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। तो ये तीन मेन प्रपोजल्स आए थे अगस्त ऑफर में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगस्त ऑफर आया क्यों था, आपको ये पता चल गया कि अगस्त ऑफर में क्या प्रपोजल्स आए थे। और अब आपको बताना है कि अगस्त ऑफर एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने या नहीं किया था एक्सेप्ट। तो आप बताओ, कांग्रेस क्या मांग रही है? कांग्रेस मांग रही है कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, और यहाँ पे दे क्या रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट? डोमिनियन स्टेटस। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया होगा? नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट दी अगस्त ऑफर। अच्छा, यहाँ पे आप बताओ कि मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया होगा? मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था? पाकिस्तान ओनली, पार्टीशन की डिमांड कर रही थी मुस्लिम लीग। तो ना तो अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, ना ही मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो अगस्त ऑफर का आपको पता चल गया कि रीज़न क्या थे, क्या प्रपोजल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इसका सिग्निफिकेंस अगस्त ऑफर का ये हुआ कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो इंडियंस का राइट था ना टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिमांड कर रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपना। ठीक है, तो उस जो राइट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली हम वॉर के बाद आपको देंगे, ये एग्री किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो राइट टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीयों का राइट था वो एक्सेप्ट किया गया। तो ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगस्त ऑफर का सिग्निफिकेंस अगर आपको आए तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट था उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था और फर्दर इसने नेशनलिज्म को, इंडियन नेशनलिज्म को जो है वो बूस्ट किया था। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी,
टू ओनली करेक्ट है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू अगस्त ऑफर। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसको नहीं देखेंगे, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द सेंटर ऑफ रिवोल्ट 1857 एंड लीडर्स एसोसिएटेड, ठीक है। तो 1857 का जो रिवोल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ टाइम एंड अगेन। 1857 से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो लीडर्स से या किस प्लेस से थे या उनको काउंटर किसने किया था। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो पहला है कि नाना साहिब को मैच किया हुआ है बिहार से, जो कि बिल्कुल गलत है। नाना साहिब आपको पता होना चाहिए कि इनका ये कहाँ से थे, ये थे कानपुर से लड़ रहे थे ये, ठीक है जी, कानपुर था इनका। और बेगम हजरत महल जो थे वो लखनऊ से लड़ रही थी। खान बहादुर जो थे वो बरेली से लड़ रहे थे। और कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से लड़ रहे थे। ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है उनको इंटरचेंज कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया आपके पास, दो और तीसरी स्टेटमेंट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इंडियन ये जो आपका 1857 का रिवोल्ट है इसको प्रिपेयर करके जाना है आपने, ठीक है। सेंटर्स है, कौन से लीडर्स हैं, किस किस ने कहाँ कहाँ पर काउंटर किया था इसको, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है ही बिलीव्ड इन, ये कुछ लाइंस दी गई हैं, किसके बारे में दी गई हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखिए, ही बिलीव्ड इन हाई मोरल वैल्यूज, किस पर्सनैलिटी के बारे में ये बात हो रही है ये बताना है। ही बिलीव्ड इन हाई मोरल वैल्यूज, ही वॉज अ डीप ह्यूमनिस्ट एंड वॉज जेनरस टू द पुअर। यहाँ से पता नहीं चल रहा क्योंकि ये एक कॉमन स्टेटमेंट है, किसी के बारे में भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ से अब आप पता लगाइए कि इन 1850 ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। किसी को पता चला कि ये कौन है? 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे, ठीक है। एक फैक्ट ये है। अगला फैक्ट आता है कि ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द प्रीस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज। जो ये मोनोपोली थी ना, कि ये जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है उनको सिर्फ ब्राह्मण्स ही पढ़ सकते हैं, उनकी उस इस मोनोपोली के अगेंस्ट में इन्होंने वॉइस को रेज किया। फॉर दिस फॉर दिस ही ओपन द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स। इसी के लिए जो संस्कृत कॉलेज के ये जो प्रिंसिपल थे, इस कॉलेज को इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के लिए ओपन कर दिया। किस चीज़ के लिए? स्क्रिप्चुरल नॉलेज को और ज़्यादा फैलाने के लिए। ही इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न थॉट इन संस्कृत कॉलेज, और संस्कृत कॉलेज में इन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को इंट्रोड्यूस किया टू ब्रेक सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन ऑफ संस्कृत लर्निंग, ठीक है जी। एज सेक्रेटरी ऑफ बेथून स्कूल, अब ये बेथून स्कूल जो है वो 1849 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जिन इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इस बेथून स्कूल के सेक्रेटरी थे। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल, बेथून स्कूल के सेक्रेटरी। So, as a secretary of Bethune School, he was one of the pioneer of higher education for women in India. और ये जो हैं, ये थे जो ये विमेन, हायर एजुकेशन विमेन के लिए इसके पायनियर माने जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं ये बता रहे हैं आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। कहा जाता है कि ये मोर देन 35 स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स से जो थे एसोसिएटेड थे, और संस्कृत कॉलेज के जो थे प्रिंसिपल थे, बैथून स्कूल के सेक्रेटरी थे। संस्कृत जो सिर्फ ब्राह्मण्स ही नहीं पढ़ सकते, बाकी भी पढ़ सकते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज को जो वो नॉन ब्राह्मण्स के लिए ओपन कर दिया था, ठीक है। और हायर एजुकेशन जो अमंग विमेन है उसमें उसको ये प्रमोट कर रहे थे, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में ये बात हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891, ठीक है। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप बताइए, इंडियन फैक्ट्री एक्ट एक आया था 1881 में और एक आया था इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 का, ठीक है। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट, तो आप इसके बारे में देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियन फैक्ट्री एक्ट। देखिए, पहले बता देती हूँ कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो था ना,
आपका मेनली फोकस कर रहा था किसको, विमेन को, और दूसरा फोकस था इसका चिल्ड्रन को। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि विमेन और चिल्ड्रन सेंट्रिक ये मेनली एक्ट था। अब इसमें क्या किया था कि जो चाइल्ड चाइल्ड लेबर की जो मिनिमम एज थी उसको 7 ईयर थी पहले, उसको 9 ईयर कर दिया था, और जो मैक्सिमम एज थी चाइल्ड लेबर की उसको 12 ईयर से 14 ईयर कर दिया था। ठीक है जी, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है वो इसमें रिडिटरमाइन की गई। और साथ में इनके जो वर्किंग आवर्स थे बच्चों के लिए वो 7 आवर्स अ डे पहले, यानी कि इससे भी ज़्यादा काम उनको करना पड़ रहा था। ठीक है, और साथ में 7 आवर काम करने के साथ में उनको ब्रेक दिया जाता था। ब्रेक होगा मतलब इसका प्रोविज़न रखा है, इसका मतलब कि इससे पहले ब्रेक भी नहीं था। 7 घंटे से ज़्यादा काम है बिना किसी ब्रेक के, एज भी छोटी थी तो एज को भी बढ़ाया, काम के आवर्स को भी कम किया, और बीच में ब्रेक का प्रोविज़न भी किया। फर्दर फिक्स्ड मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर विमेन, विमेन के लिए वर्किंग आवर कितनी फिक्स कर दिए, 11 आवर्स पर डे। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले विमेन 11 आवर्स से भी ज़्यादा काम कर रहे थे, और विमेन को भी इन बिटवीन ब्रेक दिया गया फर्दर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो इस क्वेश्चन में सही है। एक और प्रोविजन इस एक्ट का आपको याद रखना है कि जो ऑल वर्कर्स के लिए वीकली हॉलीडे है उसका प्रोविज़न भी इस इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में किया गया था। ये किसके लिए किया गया था, ये सबके लिए वीकली हॉलीडे भी होगा। पहले वीकली हॉलीडे भी नहीं होता था, तो अब वीकली हॉलीडे भी दिया गया 1891 के एक्ट के बाद में। ठीक है जी, तो इतनी जो स्टेटमेंट्स हैं आपको इस एक्ट के बारे में सही में याद रखनी है, और इसका आंसर क्या आ गया, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस यानी कि इसका हिंदी में करें तो भारत महिला परिषद, इसको किसने फाउंड किया था। तो ये जो थी ना 25 अंडर द ये 1820 नहीं ये 1925 में बनी थी। ठीक है, भारत महिला परिषद जो है वो ये 1925 में बनी थी, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि बॉम्बे में 1904 में बनी थी। ठीक है जी, तो भारत महिला परिषद जो है उसके हेड कौन थे या उसको फाउंड किसने किया था, तो ये थे रामाबाई रानाडे जी। ठीक है जी, रामाबाई रानाडे जी ने फाउंड किया था भारत महिला परिषद। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो 19th सेंचुरी था या 19th सेंचुरी जो है, लेटर 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी, उस टाइम पर इंडियन जो सोसाइटी थी सो मच इल्स वर प्रेवलेंट अगेंस्ट वुमेन, हर टाइप का, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो पर्दा सिस्टम हो, चाहे वो पॉलीगैमी हो, या चाइल्ड इन्फेंटिसाइड हो, या फीमेल को एजुकेशन नहीं है, या विडो रीमैरिज अलाउड नहीं है, प्रॉपर्टी में राइट की बात तो दूर की बात है। तो हर प्रकार का डिग्रेडेड जो प्रैक्टिस था अगेंस्ट वीमेन वो प्रेवलेंट था उस टाइम पर इंडियन सोसाइटी में। तो जब सोशल रिफॉर्म्स जो मूवमेंट स्टार्ट हुए, तो सोशल रिफॉर्मर्स को ध्यान ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर्स ने आवाज़ उठाई कि विमेन को एम्पावर करने के लिए। उसके बाद में विमेन खुद एम्पावर होके खुद के लिए आवाज़ वॉइस रेज करने लगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये क्या है कि भारत महिला परिषद जो है वो फाउंड हुई है, जिसकी हेड कौन थी, रमाबाई रानाडे जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास है, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही ये क्वेश्चन आया है कि कौन सी पर्सनालिटी के बारे में ये सारी बात हो रही है। तो आइए पढ़ते हैं, ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये किसने लिखा है, यहाँ से के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड में क्या है, ही ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली द वेदास एंड 5 उपनिषदास। तो इन्होंने वेदास को और 5 जो उपनिषदास थे उनको बंगाली में ट्रांसलेट किया। ठीक है, टू प्रूव हिज कन्विक्शन दैट एंशियंट हिंदू टेक्स्ट सपोर्ट मोनोथिज्म, इस बात को प्रमोट करने के लिए कि एंशियंट हिंदू टेक्स्ट जो है वो मोनोथिज्म को सपोर्ट करते हैं, उस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने जो वेदास हैं उपनिषदास हैं उसको बंगाली में ट्रांसलेट कराया। क्यों कराया, क्योंकि बंगाली लोग जो है वो अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है जी, तो अगली अब ये क्या है,
तो ही फाउंडेड ब्रह्म समाज इन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये कौन थे? अब यहाँ से तो पक्का पता चल गया कि ये कौन थे जी, राजा राम मोहन रॉय जी थे। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इतना इस तरह से नहीं आता है, आ भी सकता है, कोई कौन जानता है। तो सबसे पहले राजा राम मोहन जी के बारे में हम कुछ बातें और जान लेते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी है कि इनको जो राजा का टाइटल था ये किसने दिया था, तो ये दिया था अकबर ने। ये अकबर सेकंड जो थे मुगल एम्परर, अकबर सेकंड, वो फेमस वाले अकबर नहीं, सेकंड वाले अकबर, उन्होंने ये टाइटल दिया था राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानते थे, मतलब लिंग्विस्टिक थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी, और ये रैशनल थिंकिंग में विश्वास रखने वाले थे, यानी कि मॉडर्न थॉट्स, मॉडर्न साइंटिफिक वेस्टर्न थॉट्स से ये इन्फ्लुएंस थे और उसको ही इम्बाइव करना चाहते थे, उस रैशनल थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को ये इम्बाइव करना चाहते थे अपने हिंदुज़म में भी। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में और बात करें कि 19th सेंचुरी के ये सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे और सती जो रेगुलेशन आया था इनके एफर्ट से आया। इसके अलावा इन्होंने कास्ट के अगेंस्ट में, या फिर चाइल्ड मैरिज हो, या जो भी तरह की चाइल्ड मैरिज हो, या कास्ट सिस्टम के बारे में, या इसके अलावा वुमेन के एम्पावर करने के लिए पर्दा प्रथा, ये सब के अगेंस्ट में इन्होंने जो है वो बात की थी। ठीक है, इन्होंने एफर्ट्स किए थे या काम किया था। इसके अलावा एजुकेशन की फील्ड में वेदांता कॉलेज जो है वो इन्होंने इस्टेब्लिश कराया था 1825 में। इसके अलावा हिंदू कॉलेज जो है, हिंदू कॉलेज जिसको डेविड क्या नाम था उनका, हिंदू कॉलेज किन्होंने इस्टेब्लिश किया था, डेविड मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, हिंदू कॉलेज डेविड हरे थे शायद। तो हिंदू कॉलेज, उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। तो वेदांता कॉलेज को इस्टेब्लिश किया एजुकेशन की फील्ड में, हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में भी इन्होंने हेल्प की, मतलब सपोर्ट किया था। इसके अलावा ये क्या कहते थे कि एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है वो अलग होने चाहिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात भी ये कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके अलावा इन्होंने गिफ्ट तो मोनोथिस्ट तो इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अगस्त ऑफर 1940। तो अगस्त ऑफर के ऊपर अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि क्या प्रपोज करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर में। तो आपके पास पहला है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेटस टू बी अचीव्ड एज एन ऑब्जेक्टिव। जी नहीं, बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डोमिनियन स्टेटस बोल रहे थे, जबकि इंडियंस मांग रहे थे कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा है कि सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वॉर। हाँ जी, वेयर मेनली इंडियंस वुड डिसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, बहुत बिल्कुल सही बात है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि डोमिनियन स्टेटस दिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी थी, देने की बात की थी, और माइनॉरिटीज़ को कंसीडर किए बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। 3 प्रपोजल बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और सिग्निफिकेंस था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटेंट बनाना जो इंडियंस का राइट है उसको अग्री किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट भी है कि नो कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, सही है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये क्लियर हो गया आपके पास। अगस्त ऑफर के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आई होप कि अभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये HSNT और एलाइड के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लर्निंग हिमाचल की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट आपके होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप लर्निंग हिमाचल से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 9th क्वेश्चन है आज का। ये क्रिप्स मिशन के ऊपर क्वेश्चन आया है कि व्हाट वाज क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था क्रिप्स मिशन, वो क्या था? इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द जापानीज थ्रेट टू इन्वेड इंडिया सीम्ड रियल एंड इंडियन सपोर्ट बिकेम क्रूशियल। जी हाँ, ये क्रिप्स मिशन
जो आया था, क्यों आया था, तो उसका एक कारण है, ये रीज़न है एक, कि उस टाइम पे जापानीज़ थ्रेट ऐसा लग ही रहा था कि जापान जो है वो इंडिया को इन्वेड कर देगा। और इंडियंस की सपोर्ट तो फिर क्रूशियल हो गई थी ब्रिटेन को, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में कई रिवर्सेस ब्रिटेन को मिल चुकी थी। अब इंडिया में इन्वेड कर रहा है और लोगों की सपोर्ट ही ना हो तो फिर कैसे बनेगी बात, तो उनको सपोर्ट तो चाहिए थी। अच्छा, दूसरा है कि देयर वॉज प्रेशर ऑन ब्रिटेन फ्रॉम एलाइज, कौन कौन से एलाइज से ये, टू सीक इंडियन कोऑपरेशन, ठीक है। दूसरा कारण ये था क्रिप्स मिशन भेजने का, क्योंकि अगस्त सफर तो फेल हो चुका था, ठीक है, वो तो मानना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया। अब आएगा क्रिप्स मिशन, तो क्यों आएगा, क्योंकि जापान का इन्वेड है। दूसरा कि ब्रिटेन को जो सपोर्ट कर रही थी ना पार्टीज, वो भी कह रही है कि भाई आप जाओ इंडिया को मनाओ, इंडियंस को मनाओ कि हमारे को सपोर्ट करो वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, जापान के अगेंस्ट में। तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडियन नेशनलिस्ट हैड अग्रीड टू सपोर्ट द अलाइड कोर्स इफ सब्सटेंशियल पावर वाज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस गिवन आफ्टर वॉर। तीसरा कारण ये कि इंडियन नेशनलिस्ट भी तो अग्री थे ना, वो भी तो सपोर्ट करने के लिए अग्री हो गए थे, लेकिन उनका बोलना था कि हमें कुछ तो दो, हमें कोई तो पावर ट्रांसफ़र करो, आप इंडिपेंडेंस हमें वार के बाद में दे देना, लेकिन अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पर कुछ तो पावर ट्रांसफ़र करो हमें, हम तब आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कारण, ये तीनों कारण थे जिस कारण से क्रिप्स मिशन आया था। अब क्रिप्स मिशन आया तो था, लेकिन इसमें क्या दिया जा रहा था, अगेन वही बात है कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको दे देंगे, आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो 1947 में जाके ही मिली, उससे पहले सिर्फ डोमिनियन स्टेटस ही इशू किया जा रहा है, मतलब आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरा आपको कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली देंगे, वो भी वार के बाद में देंगे। सेम टू सेम 2 प्रोविजन है। एक प्रोविजन और क्या कर दिया यहाँ पर कि जो प्रोविंसेस होंगे, प्रोविंसेस, अगर कोई प्रोविंस जो है वो इंडियन डोमिनियन को नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ससीड करने का राइट दे दिया। उसको ससीड करने का क्या मतलब है कि कोई भी प्रोविंसेस अगर इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो उसको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात खराब हो गई, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही है कि ये क्या बात हुई, मतलब अगर आपने तो डायरेक्ट इंडियन यूनिटी के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, आप क्या बोल रहे हो कि तोड़ दोगे क्या आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में इंडिया को। इंडिया, हम तो एक इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो सेपरेट सेपरेट प्रोविंसेस की, जो प्रोविंस नहीं इस ऐसे तो सभी बोलेंगे कि हमें अपना ही चाहिए फिर। तो इस कारण से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कारण से जो है वो क्रिप्स मिशन को भी नहीं एक्सेप्ट किया, और क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया आपका, फेल हो गया। तो क्रिप्स मिशन क्या था, फेल हो गया क्रिप्स मिशन, क्यों, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। और मुस्लिम लीग का तो अपना ही था कि उनको एक ही चीज़ चाहिए थी, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आपसे पूछी है करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन आपको पता चल गया ना कि अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन में डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा, और प्रोविज़न भी आपको पता चल गया होगा। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने गलत नहीं करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की करेक्ट स्टेटमेंट तीनों थी, तो इसलिए ये था डी, इसका 1 2 3 स्टेटमेंट सारे के सारे सही हैं, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब कब बनी थी, और ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है क्वेश्चन। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1843 में इस्टेब्लिश हुई है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 में बनी है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी है, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बनी है। अब लगा लो आपकी फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ। तो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अपने सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।